कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इससे कह रही हूँ कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम ठाकुरों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, हम ठाकुरवाद के खिलाफ है। एक तरह से पूरे मैं कहूंगी एक विस्फोटक के बिल्कुल ढेर पर हम बैठे हुए हैं, उसमें चिंगारी लगाने का काम ये भगवा समूह करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनाने की और ज्यादा से ज्यादा उनका हिंदूकरण करने के बाद उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करने की, और मैं कहूंगी बहुत सक्सेसफुली। के क्वेश्चन को मैंने न्यूज रूम में देखा है। मैं बहुत एक छोटे से कस्बे से आती हूँ जहाँ पर अच्छी खासी दलित आबादी है, तो मैंने दलितों को और खासकर तथाकथित लोअर कास्ट लोगों को, और सबसे ज्यादा लोग हैरान होते थे वहां अमेरिका में स्टैनफोर्ड में जब मैं कास्ट की बात कहती थी और बिना कोई यानी प्रीफिक्स लगाए मैं कहती थी लोअर कास्ट ग्रुप्स, तो वो बड़े हैरान होते थे और कहते थे आप ऐसे कैसे बोलती हैं लोअर कास्ट ग्रुप्स, क्योंकि हमारी साइकी में ये चीज इतना स्टैब्लिश हो चुकी है कि हम ये भी नहीं कहते कि तथाकथित रूप से निचली जाती हैं, हम भी ये मान चुके हैं। तो जो कास्ट आइडेंटिटी का पूरा एक ये यूनिवर्स है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है सीधे तौर पे भी देखिए उत्तम नगर गई थी मैं 2-3 दिन पहले, और जो ये किताब है, इस किताब का एक असली जिंदगी में उसका क्या रूपांतरण हो सकता था वो उत्तम नगर में देखने को मिलता है। उत्तम नगर में ये तमाम जो भगवा विनाशकारी ताकतें हैं, जिनको हमारे सबसे ताकतवर लोग हमारे देश के, चाहे वो हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस राज्य की मुख्यमंत्री हो, या इसके अलावा बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े जजेस हों, आप सोचिए कि एक ऐसे शहर में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां दुनिया देश के सबसे अहम लोग, मीडिया के पूरे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर किस तरह से दो गरीब लोगों को, मैं इसको सांप्रदायिक इशू के तौर पर हरगिज नहीं देखती हूँ। उत्तम नगर का इशू मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ अगर उत्तम नगर के मुद्दे में कोई ये है तो वो है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। ना ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ना ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे इस देश के सबसे गरीब दो लोगों को आपस में लड़ाया जा सके, सबसे गरीब दो तबकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और इसकी बानगी के तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने, जब तक मैंने ही गई थी उत्तम नगर, मेरे 2 तरह के विचार थे, मैं 2 तरह से देख रही थी। एक तो मैं इस तरह से देख रही थी कि देखिए यहाँ पर एक कोई फसाद हुआ जिसमें एक लड़का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया, और उसके मारे जाने के बाद एक तबके में एक तरह से उसको लेकर उत्तेजना और एक तरह से बदले की भावना का जन्म हुआ, और ये इसमें एक जायज भावना भी है कि भी नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो तड़का लगाने का काम या पूरे तरीके से आपस में लड़ाने का काम ये है, भगवा ताकतें कर रही हैं, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। इस एक प्रिटेक्स्ट के साथ, इस एक मेंटल माइंडसेट के साथ मैं उत्तम नगर पहुंची। मैंने वहां लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, और वहीं पर उन्हीं गलियों में, मतलब इस तरह की गलियां हैं वहां पर कि एक गली में मान लेते हैं कि 20 घर हैं, और 20 घरों में 13 घर मुसलमानों के हैं और 7 घर दलितों के हैं। ऐसी भी गलियां हैं जिसमें 20 घरों में 19 घर मुसलमानों के हैं और 1 घर दलित का है, और वो दलित लोग ऐसा नहीं है कि वो 2, 4, 6 दिन पहले वहां गए, ये 50-60 साल से वहीं पर रह रहे हैं। तो पहले कैमरे पर सब अच्छी बातें कर रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि फसाद हो, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, देखिए हम तो बहुत अच्छे तरीके से आपस में रहते आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2-3-4 घंटे इस बात को गुजर गए और मैं लगभग एक निष्कर्ष पे ये पहुंच गई कि ये बिल्कुल बाहरी फसाद है जिसको यहाँ फैलाने की कोशिश हो रही है। जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑफ किया तो मुझे क्या सुनने को मिला, और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा तो दिल टूटा ही, आपका भी दिल टूटेगा। मुझे लोगों ने कहा, मैंने पूछा कि क्या बताइए ना, कुछ अंदर की बात बताइए, तो आप तो कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं मुसलमान, तो फिर ये लोग बाहर से क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पर, आप क्या समझते हैं, इन्हें आना चाहिए इन लोगों को यहाँ पर? तो कह रहे हैं हाँ आना तो चाहिए, धीमी सी आवाज से, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि वो बहुत सांप्रदायिक बात अभी कहने वाले हैं। हाँ आना तो चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? बोले आज ये तरुण के साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ हो सकता है। आप ये सोचिए कि वो लोग कह रहे हैं, और ये ऐसे लोगों ने मुझसे कहा जिनकी उम्र 70 साल थी, 75 साल थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उत्तम नगर में गुजार दिए बिना किसी मुसलमान के उन पर हमला किए। उनके मन में ये असुरक्षा का भाव बहुत
कामयाबी के साथ एक 75 साल के बुजुर्ग के अंदर अगर डाला जा सकता है, और ये एक नहीं, मैं कम से कम 4 लोगों की आपको बात बता रही हूँ, उनमें से एक ने हमसे ये बात ऑन कैमरा कही, मेरी रिपोर्ट में मैंने उस बात को दर्ज किया है, कि उसने कहा आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर चीजें जो हमारे दिमाग में हैं, ये पूरा जो डर और खौफ फैलाने की जो पूरी कोशिश है, तो मसला ये है कि सांप्रदायिकता की जमीन है इस देश में। सब कुछ काल्पनिक नहीं है, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हम एक तरह से पूरे, मैं कहूंगी, एक विस्फोटक के बिल्कुल ढेर पर हम बैठे हुए हैं, उसमें चिंगारी लगाने का काम ये भगवा समूह करते हैं। और उनमें वो लोग थे जो कह रहे थे कि हमने 1984 भी देखा, हमने 92 भी देख लिया, हमने दिल्ली के दंगे हुए 2020 के, हमने वो भी देख लिए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो ये पूरी जो भाजपा और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स है, ये हमारे तथाकथित निचली जाति के लोगों को और दलितों को ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनाने की और ज्यादा से ज्यादा उनका हिंदूकरण करने के बाद उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करने की, और मैं कहूंगी बहुत सक्सेसफुली, बहुत कामयाब तरीके से इन लोगों ने उत्तम नगर में ये काम किया है। तो ये तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण है कि मैंने कैसे 2024 के चुनाव में, ये किताबें, ऐसा लगता है कि एक किताब आई, हिंदी में लिख गई, वो किताब पढ़ी होगी 2, 4, 6 हजार, 10, 20 हजार लोगों में, हो सकता है अपने एक लाइफ टाइम में 1 आध लाख लोग पढ़ लें। क्या होता है ऐसी किताबें लिखने से? मैं खुद भी पूछ रही थी लक्ष्मण जी से इंटरव्यू में, मैंने कहा क्या होता है, आप क्यों कर रहे हैं ये, क्यों अपनी क्या कहना चाहिए कि रातें भी काली कर रहे हैं और क्यों पन्ने काले कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? लेकिन इस बात के महत्व को मैंने 2024 के चुनावों में देखा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इन 3 बड़े सवालों का, इसमें कोई भी साजिश नहीं है, माफ कीजिएगा अगर किसी को ये लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती है, मुझे लगता है यही चीज तो हो सकती है, सिर्फ यही चीज तो वो करना चाहते हैं। मतलब एक वो बात जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं, वही एक बात उनको नागवार गुजरी है, यही एक बात है जो वो करना चाहते हैं। उनका जो आखिरी मकसद है वो यही है कि लक्ष्मण यादव को, मैंने दीवाना कहा है, उनको पागल करार दे दिया जाए कि ये किताबें क्यों लिख रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जाए कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनके एडवाइजर्स कौन हैं, वो तो नेता बनने लायक नहीं है। अखिलेश यादव को कह दिया जाए कि ये पीडीए का जमाना नहीं है, आपको मोदी जी जैसा बनना है। हर किसी को यहाँ एक छोटा मोदी बनना है। अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है तो चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या हमारे और भी बहुत सारे नेता हों, या आम आदमी पार्टी के यहाँ भी सांसद हैं दिल्ली में, बड़े मशहूर सांसद, नाम नहीं लूंगी उनका, राज्यसभा से सांसद है। हर किसी को एक छोटा मोदी बनना है, क्योंकि छोटा मोदी बनने का यही एक फॉर्मूला है। तो मैं कहूंगी कि 2024 में जो हमने देखा वो भी एक पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस थी, कि एक देश का एक कॉमन सेंस होता है, आप जानते हैं सब, है ना, कि हम ये सोच रहे होते हैं कि ये चुनाव इन 3 मुद्दों पे हो रहा है, या मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल, इसमें ये 3 बड़े मुद्दे हैं। तो ये जो एक कॉमन सेंस था एक देश का, एक आम राय जो बन रही थी, उस आम राय के खिलाफ जाके ये चुनाव हुआ। लेकिन आप ये देखिए बदकिस्मती की बात कि जब हमने न्यूज को डेमोक्रेटाइज किया, जिसके पास भी जीमेल अकाउंट है वो अपना एक यूट्यूब अकाउंट खोल सकता है, आप जानते हैं इस बात को। इसका मतलब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं लगाना आपको, आप अपना यूट्यूब जब चाहें शुरू कर सकते हैं। आज जब यूट्यूब कि इस न्यूज की दुनिया को करीब 5 साल तो मैं कहूंगी इस तरह हो चुके हैं कि ये टीवी को ऑलमोस्ट बदल रहा है। 2024 का जो चुनाव है वो यूट्यूब पे हुआ है, ये बात भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। लेकिन आज भी जो टॉप 10 पहले यूट्यूब के पत्रकार, न सिर्फ कि उनमें सब उच्च जाति के लोग हैं, बल्कि उनमें से 90% ब्राह्मण हैं। वो अच्छे लोग हैं। मैं फिर से कह रही हूं कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम ठाकुरों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम ठाकुरवाद के खिलाफ हैं। और ये तमाम जो यूट्यूब के पत्रकार हैं ये ब्राह्मणवादी नहीं है, ठाकुरवादी नहीं है, ये तानाशाहीवादी भी नहीं है, अच्छे लोग हैं, ये लिबरल लोग हैं। लेकिन ये वो नहीं बन सकते जो हम हैं, जो तजुर्बा हमने जिया है। अब आज की तारीख में देखिए, मेरी बहुत सारी पहचानें होती थी 2014 से पहले, आज मेरी सिर्फ एक पहचान है। आप जानते हैं क्या पहचान है मेरी? मैं सिर्फ एक मुसलमान हूं।
मतलब मेरी और कोई पहचान नहीं है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं डेमोक्रेटिक माइंडेड हूँ, मैं एक लिबरल हूँ, मैं एक औरत हूँ, मेरा उत्तर प्रदेश से संबंध है। मतलब मैं आपको अपनी कम से कम 30 पहचानें बता सकती हूँ और उसके बाद मेरी मुस्लिम पहचान आएगी, लेकिन उन 30 पहचानों के ऊपर ये पहचान है। और इसीलिए जब मैं अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों को, जो बहुत लिबरल हैं, मेरे साथ काम करते हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, जब वो लिखते हैं, जब वो खबरें करते हैं, तो वो उनके लिए ये एक स्टडी का सब्जेक्ट हो सकता है, उनके लिए ये एक फिक्र का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो उस रियलिटी को जी नहीं रहे हैं। इसीलिए जब मैं कह रही हूँ यूट्यूब में भी 90% ब्राह्मण पत्रकार हैं, लिबरल पत्रकारों में, वो आपकी भलाई चाहते हैं, मेरी भलाई भी चाहते हैं, लेकिन वो मैं नहीं है, उन्होंने मेरे जैसा जीवन नहीं जिया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस ऑथेंटिसिटी के साथ, और इसलिए मैंने इस जो अभी मैं बात कर रही थी, इसकी शुरुआत मैंने इसी डिस्क्लेमर के साथ की कि मैं आपकी दोस्त हो सकती हूँ, लेकिन मैं आप नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत अजीज दोस्त हूँ, आपके दुख पे मेरा दिल रोता है, मेरी आंख रोती है, मुझे बहुत जुनून और गुस्सा आता है जब गैर बराबरी होती है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं जी रही हूँ जो आप जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।